हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का वन शॉट वीडियो। तो गाइज एज यू ऑल नो कि मैंने 12th स्टैंडर्ड का तो केमिस्ट्री का पूरा वन शॉट कंप्लीट कर दिया है, और जिस तरीके से उनके मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो को कवर किया है, तो उसी तरीके से आई प्रॉमिस यू एवरीवन कि मैं आपके 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो आपको बना के दे दूंगी। राइट, ये जो वन शॉट वीडियो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो वन शॉट वीडियोस के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि साल भर एक तो बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं, लाइक वो बराबर कॉलेज नहीं कर पाते या बराबर स्कूल नहीं कर पाते हैं, कोचिंग क्लासेस बराबर नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते हो, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है पढ़ने का। तो ऐसे केस में फिर वन शॉट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू टू स्टडी। राइट, क्योंकि अगर आप नॉर्मली बाकी वीडियोस को देखते बैठेंगे तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे करेंगे? तो वन शॉट सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से, जिसमें आपका का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है, आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है, और पेपर में भी आप एकदम बढ़िया तरीके से एक्सेल कर सकते हो। अब कुछ नई पढ़ के जाने से तो बढ़िया है भाई बेस्ट वन शॉट वीडियोस। अब सेकंड थिंग, वन शॉट वीडियो उनके लिए तो हेल्पफुल है ही नो डाउट, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो उनके लिए तो है ही नो डाउट। बट सेकंड जो है, ये वन शॉट वीडियो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो स्टूडेंट्स बेसिकली जिनका पूरा पढ़ के हो गया बट उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे रिविजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन के लिए भी ये वन शॉट वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करेंगे। आपने जितना भी पूरा पढ़ा है वो बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में सिलेबस पूरा रहेगा, तो अब पूरा सिलेबस के लिए पढ़ना है भाई, तो रिवीजन बहुत मैटर करता है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने वन शॉट वीडियो को। तो सबसे पहली चीज हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशन को, कि बेसिकली ये ग्रेविटेशन क्या होता है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है भाई ग्रेविटेशन, मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी तो ग्रेविटेशन ही है। दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ये ग्रेविटेशन चीज है क्या, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। याद रखना कि जो ग्रेविटेशन है बेसिकली उसको एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिनका नाम था न्यूटन्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया भाई कि ग्रेविटेशन क्या होता है, मतलब ही आपको याद रखना है ये नेम, सर आइजैक न्यूटन। यहाँ से भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि बेसिकली ग्रेविटेशन जो चैप्टर था, ग्रेविटेशन जो कंसेप्ट था, उसको कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। तो याद रखना ग्रेविटेशन कंसेप्ट को डिस्कवर किया हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। राइट, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ये आता है कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन कंसेप्ट को कैसे क्या डिस्कवर किया। तो उन्होंने देखा फोर्स को बाय सीइंग एन एप्पल। तो जब कोई एप्पल ट्री से फॉल हो रहा था तो उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो ट्री से फॉल तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा फोर्स इन्वॉल्व है जिसके वजह से सारे के सारे एप्पल जो है वो नीचे जा जाके फॉल हो रहे हैं। कोई भी एप्पल ऊपर फॉल नहीं हो रहा था, साइड में फॉल भी नहीं हो रहा था, राइट में भी फॉल नहीं हो रहा था, लेफ्ट में भी नहीं, बट सारे के सारे एप्पल जो है वो ग्राउंड पे ही जाके फॉल हो रहे थे। तो फिर उन्होंने वहां से एक कंक्लूजन डिस्कवर किया, और वो कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि सारे के सारे जितने भी एप्पल है वो ग्राउंड पे ही इसलिए फॉल हो रहे हैं क्योंकि अर्थ जो है वो सारे के सारे एप्पल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स होता है इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फिनोमिना का बोलते हैं ग्रेविटेशन। राइट, तो बस इतना ही याद रखना है कि जितने भी सारे एप्पल्स हैं, सारे के सारे एप्पल्स ना तो लेफ्ट में जा रहे हैं, ना तो राइट में जा रहे हैं, ना तो टॉप पे जा रहे हैं, ना तो साइड में जा रहे हैं, सारे के सारे एप्पल्स सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे ही जाके फॉल हो रहे हैं। तो इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी एप्पल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए सारे एप्पल्स नीचे जाके फॉल हो रहे हैं। आई होप सभी को बढ़िया तरीके से ग्रेविटेशन वाले फिनोमिना के बारे में सारी चीज़ें समझ गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे की, ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं केप्लर्स लॉ को। अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि रीज़न ये है जितना भी रिड्यूस पोर्शन है जो पेपर में नहीं आने वाला है उस पोर्शन को हम भी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं रिड्यूस पोर्शन को भी डिस्कस करूँगी तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा।
और जाहिर सी बात है भाई, जब कोई चीज़ पेपर में आने ही वाली नहीं है तो उसको डिस्कस करके हम हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें। इससे तो बेटर है ना हम उन सारी चीज़ों को देखें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं केपलर्स के लॉ को। केपलर्स के लॉ को स्टडी करने से पहले आप लोग एक चीज़ दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट कर लो कि सारे ही केपलर्स के लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। पेपर में हर साल केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आता है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि केपलर्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, कभी कभी तीनों लॉ आ जाते हैं, कभी कभी एक ही लॉ पूछा जाता है, राइट। तो चलो अब डिस्कस करते हैं केपलर्स के फर्स्ट लॉ को। जैसे कि आप सभी को पता है कि केपलर्स नाम के साइंटिस्ट ने टोटल आपको 3 लॉज दिए थे। उन 3 लॉज में से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ को, कि क्या कहता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो यहाँ पे इस लॉ का कहना ये है कि भाई जो भी ऑर्बिट होता है जिसमें आपका जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि ये अगर मैं बात करती हूँ इस ऑर्बिट की, तो ये जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, एलिप्स। इसको बोला जाता है एलिप्स शेप, और इस शेप को बोला जाता है सर्कुलर। याद रखना जितने भी ऑर्बिट होते हैं, जिस ऑर्बिट में आपका जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व होते जाता है अराउंड द सन, उस ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, एलिप्टिकल शेप का वो होता है, जिसको आप एलिप्स शेप भी बोलते हो। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द ऑर्बिट जो होता है प्लैनेट का, जिसमें प्लैनेट सन के आजू बाजू में रिवॉल्व हो रहा है, वो ऑर्बिट एक एलिप्स शेप का होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग केपलर्स के सेकेंड लॉ को। केपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका कहना ये है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तो सपोज मैं ये पहले कंसिडर कर लेती हूँ, समझ जाओ भाई कि ये जो है ना, ये है मेरा पहला वाला प्लैनेट, ये है मेरा फर्स्ट प्लैनेट जिसको मैं एक कंसिडर कर रही हूँ, और ये है मेरा सेकंड वाला प्लैनेट जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा जो प्लैनेट यहाँ पे था वही प्लैनेट यहाँ पे भी आप कंसिडर कर लो फॉर टाइम बीइंग। तो समझ जाओ जो प्लैनेट ये वाला है वही प्लैनेट ये वाला है। ये प्लैनेट जो है ये सन के आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो होता क्या है, ये प्लैनेट सपोज मैं लेटेस्ट से बात कर लेती हूँ, लेटेस्ट से आप बात कर लो 10 मिनट टाइम कंसिडर कर लो, ऐसी सपोज मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि 10 मिनट में ये प्लैनेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आप सन से लेकर प्लैनेट तक का डिस्टेंस गिनते हो तो 10 मिनट में प्लैनेट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना स्पेस उसने कवर किया। फिर अगर मैं ये प्लैनेट की बात करती हूँ तो याद रखना 10 मिनट में ये वाले प्लैनेट ने इतना स्पेस कवर किया। तो अब सेकेंड लॉ का कहना ये है कि अगर सपोज टाइम सेम है तो सेम टाइम में जितना भी एरिया होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है। मतलब भले आपको ये वाला एरिया बड़ा दिख रहा है और ये वाला एरिया छोटा दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखते हो तो तीनों के तीनों एरिया कैसे है, सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी ये फर्स्ट वाला एरिया है, जो भी ये सेकेंड वाला एरिया है और जो भी ये थर्ड वाला एरिया है, ये तीनों ही एरिया एक दूसरे को कैसे है, ये तीनों ही एरिया एक दूसरे को इक्वल है। तो याद रखना एरिया 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 इज इक्वल्स टू एरिया 3। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि केपलर्स सेकेंड लॉ ये कहता है कि इक्वल टाइम में प्लैनेट जो होता है वो इक्वल एरिया स्वीप करता है। मतलब 10 मिनट इतने इसके लिए लगे, सपोज 10 मिनट इसके लिए भी लगे, 10 मिनट इतने इसके लिए भी लगे, तो ये तीनों के तीनों एरिया कैसे है, सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल टू A3, क्योंकि तीनों ही एरिया क्या है, सेम है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ को, जो कि केपलर्स का लास्ट लॉ है। तो केपलर्स का थर्ड लॉ ये कहता है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब ही आप समझ लो कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। जब आप टाइम पीरियड का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस को। याद रखना कि जो भी स्क्वायर है टाइम पीरियड का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये होता है केपलर्स का थर्ड लॉ। एक बार रिवाइज कर लेते। केपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के आजू बाजू में एलिप्टिकल फॉर्म में घूमते रहते हैं। मतलब जो ऑर्बिट होता है जिसमें प्लैनेट सन के आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं वो एलिप्टिकल होता है। केपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि प्लैनेट जो होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, ट्रेस करता है।
और केपलर्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि जो भी स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस को, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग देख रहे हैं आगे का पार्ट, वो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक ऐसा लॉ है जो एक्चुअली ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि ग्रेविटेशन कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्या किससे मिलती है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके नाम में ही आ रहा है न्यूटन्स, इसका मतलब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये जाहिर सी बात है किसने एक्सप्लेन किया होगा, न्यूटन्स नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, समझ गए ना। तो अब हम लोग देखते हैं इस लॉ का कहना क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, आप इंसान लो या ऑब्जेक्ट लो, एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ फोर्स से खुद की तरफ अट्रैक्ट तो करते ही रहता है, ये सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप इंसान के जगह पे कोई ऑब्जेक्ट भी ले लेते हो तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते रहता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। तो याद रखना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, लेट अस से ये है आपका पहला ऑब्जेक्ट और ये है आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को मैंने F से डिनोट किया है। और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को, मतलब ही m1 और m2 के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो भी फोर्स है, मतलब ही जो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम लोग फोर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। तो ये पहला मास, ये सेकेंड मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। तो जो भी डिस्टेंस है ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उसके स्क्वायर को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो हमेशा वहाँ पे इक्वल्स टू तो आता ही है, इसी के साथ साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आता है, राइट, जिसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो भी ये g आया है, मतलब जो भी आपको कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो g यहाँ पे आया है, इस g का मतलब ही होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, इस g को हम लोग क्या बोलते हैं, इस g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो g होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स, ठीक है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं इसको बेसिकली कैसे क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। चलो समझते हैं, अगर मुझे सपोज g के टर्म्स में इसको लिखना है तो मैं कैसे क्या लिखूंगी, g इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, फिर उसी फोर्स में क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट के टर्म्स में मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डी स्क्वायर मतलब ही डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे है मासेस का स्क्वायर मतलब ही केजी का स्क्वायर। तो यूनिट क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो याद रखना ये आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, और उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, ज़रा ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो आपको लॉ पता होना चाहिए, लॉ का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू और उसका यूनिट। तो यूनिट आपको रट्टा नहीं मानना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, आपको यूनिट को कैलकुलेट करके देखना है कि कैसे क्या यूनिट आता है। ये जो है इस जी का वैल्यू, ये पेपर में बहुत बार एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है,
और आई एम डैम श्योर कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो नाम के पर्सन है, पहला है महेंद्र और सेकंड है विराट। और महेंद्र और विराट का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में का वो है 1 मीटर। मतलब आप लोगों ने पहला इंसान लिया महेंद्र और सेकंड इंसान लिया विराट, और विराट और महेंद्र के बीच में का जितना भी डिस्टेंस है वो क्या है, वो है आपका 1 मीटर। ठीक है, तो आई होप इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपने यहाँ पे ये देखा कि जो महेंद्र है उसका मास है 75 kg, महेंद्र का मास है 75 kg, और जो विराट है विराट का मास है 80 kg। तो यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद आपको ये समझ में आया कि दो टाइप के पर्सन है, महेंद्र और विराट, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर और इनके मासेस है 75 kg एंड 80 kg। वो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मतलब ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना रहेगा, वो आपको पूछा जा रहा है। तो आप सभी को ये पार्ट तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो फोर्स होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से उसका एक एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन देखो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होता है Gm1m2/d²। आप उसी d को r² लिख सकते हो। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि g का वैल्यू आप सभी को अच्छे से याद रखना है, 6.67 × 10⁻11। तो g का जो वैल्यू था वो भी आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसी के साथ साथ m1 का मास m2 का मास भी पुटअप कर दिया और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया। समझ गए? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ पाता है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हो तो जी का वैल्यू भी आपको पता है, m1 का भी, m2 का भी, d का भी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि सेकंड वाला एग्जाम्पल एक्चुअली क्या कहता है। चलिए देखते हैं। In the above example, assuming that the bench on which the Mahindra is sitting is frictionless, starting with zero velocity। देखो उसने क्या बोला है, उसने सबसे पहले तो बात की है महेंद्र की। एक चीज दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लो, यहाँ पे आपको जो बात कर रखी है इस क्वेश्चन में वो महेंद्र की बात की है स्टार्टिंग में। मतलब आप जो मास लेंगे वो भी किसका लेंगे, महेंद्र का। याद रखना आप इस क्वेश्चन में विराट का मास नहीं ले सकते। रीजन ये है क्योंकि विराट के बारे में इस क्वेश्चन में बात ही नहीं की गई है, हम लोग महेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, इसी के साथ साथ स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, याद रखना भाई, याद रखना। जब भी हम बात करते हैं ना स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, जरा ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग जब भी बोला जाता है, को क्या हो गया, जब भी आपको स्टार्टिंग बोला जाता है तो याद रखना स्टार्टिंग का मतलब ही होता है इनिशियल वेलोसिटी। याद रखो अच्छे से कि स्टार्टिंग का मतलब ही इनिशियल होता है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका वैल्यू 0 है। याद रखना एंड पर जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीज आप बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंड में वेलोसिटी रहेंगी उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब उसने बोला है स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू क्या है, 0। व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। अब आप लोग ही सोचो भाई, आफ्टर 1 सेकेंड बोला है, इसका मतलब आपको उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। इसका मतलब आपको उसने क्वेश्चन में टाइम भी दिया है, और वो आपको पूछ रहा है विल दिस वेलोसिटी चेंज विद द टाइम एंड हाउ, मतलब ही आपको वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले महेंद्र के बारे में बताया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ये बताया गया है, और टाइम 1 सेकेंड दिया है, और आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ रखी है। ठीक है, चलिए करते। अब देखो क्या है, ये जो फोर्स है ना इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, फोर्स इक्वल्स टू 4.002 × 10⁻⁻7। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है।
महेंद्र का मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि गिवन के बिना तो हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों डेटा आपको गिवन है। अब देखो है क्या, अगर आप सपोज v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यूज करते हो, नो डाउट, अगर आप v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में u का वैल्यू तो उन्होंने बता दिया है 0 है, इसी के साथ साथ उन्होंने टाइम भी आपको 1 सेकेंड दे दिया है और v तो आपको कैलकुलेट करना है। बट भाई याद रखना, v का जो वैल्यू है आप वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि आपके पास में तो a का वैल्यू है ही नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का तो वैल्यू ही आपके पास नहीं है। तो याद रखना, अगर आपको v निकालना है, मतलब ही फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो आपके पास भले ही u का वैल्यू होगा, भले आपके पास t का वैल्यू होगा, लेकिन उससे पहले आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो याद रखना a का फॉर्मूला होता है F/m, क्योंकि आप सभी को पता है कि फोर्स जो होता है उसी का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ही आप a को क्या लिखेंगे, F/m। तो आपने f का भी वैल्यू पुटअप किया, m का भी वैल्यू पुटअप किया और इससे आपने निकाल लिया a का वैल्यू। अब इस a के वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुटअप करेंगे। देखो अब कुछ भी नहीं करना है, अब फॉर्मूले को यूज करेंगे। v इक्वल्स टू u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू आपने ऊपर से निकाल लिया इनटू टाइम 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको v का वैल्यू मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाता है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले आपने a का वैल्यू निकाला है ना, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझा भाई कि सबसे पहले फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो आपने a का वैल्यू निकाल लिया F/m से। अब a के वैल्यू को यूज करके आपने v का वैल्यू निकाला, समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है। सबसे पहली चीज ये है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो आपका अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर समझ लो ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का जो सेंटर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अर्थ का, वो अर्थ के सेंटर पर होता है। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में हैं, वो सभी को खुद की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना, चाहे एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे चीकू हो, या चाहे कोई भी आपकी फेवरेट डिश हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। याद रखना, विद अ सर्टेन फोर्स। और ये जो फोर्स होता है इसको क्या बोला जाता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ही ऐसा फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट करता है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं भाई कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहता क्या है आपसे। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन देयर अर्लीस्ट एग्जाम्पल। मतलब वो आपको पूछ रहा है, देखो अभी भी उसने बात महेंद्र के बारे में की है। याद रखना, अगर बात महेंद्र के बारे में कर रखी है तो आपको मास भी महेंद्र का ही लेना पड़ेगा। आप विराट का मास क्वेश्चन में नहीं ले सकते। जिस बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में, वो जिस बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है उन्हीं का मास आपको लेने का है। ठीक है, तो महेंद्र के बारे में क्वेश्चन में बात कर रखी है, इसलिए मैंने मास भी किसका लिया, महेंद्र का। तो महेंद्र का मास क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है 75 kg। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आपको बोल रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो यहाँ पे पता है आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि दो टाइप की चीजें हैं, एक है महेंद्र और एक है अर्थ। तो इस क्वेश्चन में दो जनों के बारे में बात कर रखी, महेंद्र के बारे में और अर्थ के बारे में। अब आप ही बताओ भाई, अगर महेंद्र के बारे में बात कर रखी मतलब आपको महेंद्र का ही मास लगेगा, और अर्थ के भी बारे में बात कर रखी इसका मतलब अर्थ का मास लगेगा, और इसी के साथ साथ आपको रेडियस भी किसका लगेगा, अर्थ का। क्योंकि इस क्वेश्चन में अर्थ और महेंद्र के बारे में वो बात कर रहा है, इसलिए मास भी महेंद्र का और मास अर्थ का भी और रेडियस भी अर्थ का ही लगेगा। ठीक है, कभी कभी रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है,
तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू को याद कर लो, ठीक है। चलिए अब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फोर्स का वैल्यू याद निकालना है। तो जी का वैल्यू आप सभी को पता है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। तो जी का वैल्यू आपको पता है। मास ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन का भी मास पता है, मतलब ही महेंद्र का भी मास पता है। मास ऑफ M2 मतलब ही अर्थ का भी मास पता है। और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता है। एक बार मैं इसको साइड में लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना कि जो फोर्स होता है उसी का मतलब होता है G M1 M2 अपॉन R², है ना, या तो D²। तो याद रखना है कि जो पहला मास है ये महेंद्र का है, जो सेकेंड मास है वो अर्थ का है, और जो रेडियस है वो भी अर्थ का है। ऐसा हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट को हमने कंसिडर किया है। पहला है अर्थ और सेकेंड है महेंद्र। इसलिए हमने मास भी अर्थ का कंसिडर किया और महेंद्र का कंसिडर किया, और रेडियस भी अर्थ का ही कंसिडर किया। और इस तरीके से आप लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली व्हाट डज इट सेज, राइट। तो लेट्स डिस्कस कि अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहता क्या है। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इज एक्सेलरेशन। मतलब इसका कहना ये है कि जब आप अर्थ को लेते हो, समझ लो भाई ये आपका अर्थ है और समझ लो ये आपकी कोई भी एक बॉडी है। अब जो अर्थ है वो इस बॉडी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अट्रैक्ट तो कर ही रहा है। इसका मतलब आपने ये देखा कि जब भी इस बॉडी के ऊपर में फोर्स एक्ट होता है तो इस बॉडी का क्या होता है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, इस बॉडी का मूवमेंट होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने लगता है तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, और उस फोर्स के वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। मतलब ही उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, और उस एक्सेलरेशन को, जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो याद रखना कि जब भी अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद सर्टेन फोर्स, तो इस फोर्स के वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, और जो भी एक्सेलरेशन बॉडी में क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्रिएट किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, याद रखना इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बेसिकली इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होते जाता है। जैसे वो सरफेस के साथ में चेंज होगा, वो हाइट के साथ में चेंज होगा, वो डेप्थ के साथ में चेंज होगा। मतलब जो जी का वैल्यू है वो कभी सेम नहीं रहता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हर तरफ जी का वैल्यू सेम है, क्योंकि जो जी का वैल्यू है वो तो चेंज होते जाता है जैसे जैसे फंडेस चेंज होते जाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो भी जी का वैल्यू होगा जब आप सरफेसेस को चेंज करते जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी की सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अर्थ को कंसिडर किया। मैंने अर्थ नहीं बनाया है, थोड़ा सा आप समझ लेना। तो बेसिकली ये हुआ आपका अर्थ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अर्थ में दो टाइप की चीज़ें हैं, एक होता है सेंटर और एक होता है ये। जो सेंटर होता है आप लोग उसको इक्वेटर बोलते हो, और जो ये बाउंड्रीज होती है इसको आप लोग पोल्स बोलते हो। ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। फिर आपने ये देखा कि जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर पे अर्थ जो होता है उसका बल्जिंग होता है। याद रखना कि जो भी इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे अर्थ का क्या होता है, इक्वेटर पे अर्थ का बल्जिंग होता है ना। देखो आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको जो अर्थ है वो बल्ज होते हुए दिख रहा है। इसके वजह से रीज़न यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि जो रेडियस होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी रेडियस होता है वो यहाँ पे कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि अर्थ का बल्जिंग हुआ है ना। और जो पोल्स है, पोल्स पे जो भी रेडियस होता है वो कैसा होता है, वो स्मॉल होता है। तो सबसे पहली और सबसे काम की बात आपने यहाँ पे ये जानी
कि हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ जी विथ अ चेंज इन दी सरफेस ऑफ अर्थ, कि जैसे जैसे हम सरफेस को चेंज करेंगे वैसे वैसे जो जी का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि अर्थ में टोटल 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है आपका इक्वेटर जो कि सेंटर पे होता है, और सेकंड होते हैं आपके पोल्स। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं इक्वेटर की बात करती हूँ तो इक्वेटर पे अर्थ का बल्जिंग होता है, जिसके वजह से रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पोल्स पे रेडियस क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमको फिलहाल तो रेडियस नहीं बताना है, हमको तो जी का वैल्यू बताना है। अब आप लोग ही ज़रा सोचो भाई कि जो जी होता है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस को। मतलब अगर रेडियस है लार्ज तो जी का वैल्यू कैसा होगा, स्मॉल, और अगर रेडियस है स्मॉल तो जी का वैल्यू कैसा होगा, लार्ज। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि इक्वेटर पे बल्जिंग होता है, जिसके वजह से रेडियस ज़्यादा है तो जी का वैल्यू स्मॉल है। पोल्स पर रेडियस कम होता है तो जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं चेंज विथ हाइट, मतलब हाइट के साथ में कैसे क्या आपका जो जी का वैल्यू है वो चेंज होगा, वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जब मैं बात करती हूँ हाइट की तो याद रखना कि जो जी का वैल्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट को। मतलब अगर हाइट का वैल्यू ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम होगा, और अगर हाइट का वैल्यू कम है तो जी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलिए समझते हैं। ये है आपका अर्थ और ये भी है आपका अर्थ। यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कम हाइट पे है, और यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया और वो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। मतलब इसकी हाइट कैसी है, स्मॉल है, और इसकी हाइट कैसी है, इसकी हाइट लार्ज है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर हाइट स्मॉल है इसका मतलब जी का जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, वो ग्रेटर रहेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट को। तो अगर हाइट है ज़्यादा तो जी का वैल्यू कैसा रहेगा, जी का वैल्यू कम रहेगा, और अगर हाइट है कम तो जी का वैल्यू कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं चेंज विथ डेप्थ, मतलब डेप्थ के साथ में कैसे क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ डेप्थ का मतलब क्या होता है वो समझ लो। सपोज अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ अर्थ को, तो जब हम सरफेस से नीचे की तरफ जाते ना तो इसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। याद रखना कि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो उसको आप हाइट बोलते हो, और अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ आते हो तो उसको आप डेप्थ बोलते हो। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है भाई कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू तो बढ़ना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि अगर हम नीचे नीचे जा रहे हैं मतलब हाइट तो कम कम होते जा रही है, इसका मतलब जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे थे। बट ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। तो देख लेते हैं फिर ऐसा नहीं होता है तो कैसा क्या होता है। तो याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, एज वी मूव इनटू द डेप्थ, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के, एज वी मूव इनटू द डेप्थ ऑफ अर्थ, आप जैसे जैसे अर्थ के अंदर अंदर जाते जाते हो तो नो डाउट जो हाइट है वो तो डिक्रीज होते जा रही है, हाइट तो कम कम होते जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो भी अर्थ का मास है ना वो हम लोग कम कम होते जाता है। मतलब आपने ये देखा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से अंदर की तरफ लेके आते हो, किसी डेप्थ पे लेके जाते हो, तो पहला पॉइंट आपने यहाँ पे ये देखा कि हाइट तो डिक्रीज हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो भी मास वो ऑब्जेक्ट फील कर रहा है अर्थ का, कंसिडर कर रहा है अर्थ का, वो भी डिक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप बात करते हो इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे अर्थ का बल्जिंग होता है, जिसके वजह से उसका रेडियस ज़्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर पे कम होता है। पोल्स पर रेडियस कम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। फिर आपने देखा चेंज विथ हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट रहेंगी उतना कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहेगा। फिर आपने देखा चेंज विथ डेप्थ,
इसमें मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हो तो भली हाइट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मास ऑफ अर्थ जो किसी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है वो भी डिक्रीज होता है, जिसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। चलिए अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ज़रा ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट मैक्सिमम लोगों को ये क्वेश्चन समझता नहीं है। इफ़ अ पर्सन वेस्ट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, मतलब एक इंसान है उसका जो वेट है ऑन अर्थ, हम इसको कंसिडर करते हैं वेट ऑन अर्थ जिसका वैल्यू है 750 न्यूटन, ठीक है। हाउ मच वुड बी इट्स वेट ऑन मून, मतलब वो आपको पूछ रहा है कि उस इंसान का मून के ऊपर में मतलब क्या वेट होगा, वो आपको ये पूछ रहा है। तो वेट ऑन अर्थ आपको दे रखा है कि एक इंसान है उसका अर्थ पे वेट 750 न्यूटन है, और वेट ऑन मून आपको पूछ रखा है। इसी के साथ साथ उसने ये बताया कि मून मास इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी मून का मास है वो क्या है, वो 1/81 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ। ये पहला चीज़ आपको गिवन है। इसी के साथ साथ जो भी मून का रेडियस है, जो भी मून का रेडियस है वो क्या है, 1/3.7 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इतना सारा डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ दे रखा है 750 न्यूटन। वेट ऑफ पर्सन ऑन मून आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ मून आपको क्वेश्चन में दे रखा है अर्थ के साथ में, और रेडियस ऑफ मून भी आपको दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वेट ऑफ मून। चलो निकालते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आप सभी को एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेकंड होता है Gm_m/r²। ऐसे दो फोर्स के फॉर्मूले होते हैं, मतलब ही हम दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब आपने ये दोनों फॉर्मूले को जी के साथ इक्वेट किया तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि छोटे m से छोटा m कैंसिल हो गया। डिस्कस करते हैं चीज़ को, काम की चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वेट होता है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं वेट ऑफ अर्थ। तो वेट ऑफ अर्थ का कुछ फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है Gm_m/r²। ये होता है आपके वेट ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। अब जाहिर सी बात है, मैंने वेट ऑफ अर्थ लिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैं कैपिटल M वाला मास लूँगी वो भी अर्थ का रहेगा, और जो रेडियस रहेगा वो भी अर्थ का रहेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद में मून की बात की है, इसलिए अब मैंने क्या लिया है, इसलिए अब मैंने लिया है वेट ऑफ मून। अगर मैंने मून का वेट कंसिडर किया है तो भाई फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अब जो मास लूँगी मैं वो भी मून का रहेगा, और जो रेडियस लूँगी मैं वो भी मून का रहेगा। रीज़न ये है, जब मैंने अर्थ लिया तो मैंने मास और रेडियस भी अर्थ का लिया, और जब मैंने मून लिया तो मैंने मास और रेडियस भी किसका लिया, मून का लिया। इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर आपने यहाँ पे ये देखा कि इस जी से ये जी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। मास ऑफ ए पर्सन से मास ऑफ ए पर्सन भी कैंसिल हो गया। रीज़न ये है क्योंकि एक ही इंसान है। लेट अस से कंसिडर कर लो अंकिता, पहले अंकिता अर्थ पे थी, बाद में अंकिता मून पे थी, लेकिन थी तो अंकिता ही ना, मतलब मास तो सेम ही था। तो दोनों इंसान के मास भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगर अब आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग पुटअप करते हैं अपने सारे के सारे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो वेट ऑफ अर्थ है उसका वैल्यू कितना दिया है, 750 न्यूटन। तो चलो हम लोग पुटअप करते हैं वेट ऑफ अर्थ के वैल्यू को, जो कि है 750 न्यूटन। वेट ऑफ मून आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने वेट ऑफ मून को एज इट इज़ लिखा। तो वेट ऑफ अर्थ जो था, क्योंकि ये जो है ना, इसको देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं साइड में सॉल्व करवा रही हूँ। तो वेट ऑफ अर्थ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था तो वो आपने ले लिया। वेट ऑफ मून का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रखा है मास ऑफ अर्थ, और नीचे में पूछ रखा है मास ऑफ मून। तो अब आप मास ऑफ अर्थ को मास ऑफ मून से तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि मास ऑफ मून इक्वल्स टू 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि आप मास ऑफ मून के जगह पर, क्योंकि मास ऑफ मून का मतलब ही होता है 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, तो आप मास ऑफ मून के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। रीज़न ये है
क्योंकि आपको मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ के बीच में एक रिलेशन दिया है। तो मास ऑफ अर्थ को आपने एज इट इज लिखा, लेकिन मास ऑफ मून की जगह पे क्या लिखा, 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ये रिलेशन को आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया, समझ गए ना। अब आगे देखते हैं, फिर आप लोगों ने और क्या देखा आगे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी रेडियस होता है मून का वो क्या है, 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है और जो रेडियस ऑफ मून है, आप उनके भी वैल्यूज़ वैसे ही सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ये जो रेडियस ऑफ मून है जब ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये रेडियस ऑफ अर्थ नीचे रह जाएगा, समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। ये है 750, ये है वेट ऑफ मून, ये है मास ऑफ अर्थ, और ये है 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ये जो वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की थी। अब आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ मून का वैल्यू आपको दिया है 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप रेडियस ऑफ मून के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/3.7 टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा भी तो लिख सकते हो। और इसको भी स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे पहले से क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अब ये देखा भाई कि मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है। तो मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बस अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, 750 अपॉन वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/3.7 का स्क्वायर इंटू में आएगा आपका 1/81, और इसको आप करेंगे सॉल्व। फिर आप निकालेंगे वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर अपॉन 81, और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है 126.8 न्यूटन। तो ये आता है आपका क्या, ये आता है आपका सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, एक सेकेंड, ये आता है आपका न्यूटन में, समझ गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने का है। तो ये क्वेश्चन भाई समझाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर देखें तो कुछ भी नहीं समझेगा, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। वेट ऑफ अर्थ आपको क्वेश्चन में गिवन था, वेट ऑफ मून आपको कैलकुलेट करना था, लेकिन मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ के बीच में रिलेशन दिया था, रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में भी रिलेशन दिया था। तो हमने किया कुछ भी नहीं, हमने मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून का रिलेशन एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट किया, और रेडियस ऑफ मून का भी रेडियस ऑफ अर्थ के साथ में रिलेशन को सब्सटीट्यूट किया, जिससे आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, एम ई से एम ई कैंसिल हो गया, और आपको वेट ऑफ मून मिल गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्री फॉल। तो बेसिकली देख लेते हैं कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। फ्री फॉल का मतलब होता है फ्रीली फॉल होना। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से कभी कभी क्या होता है ना, आपको बाहर जाना होता है तो आप अपने मम्मी पापा से परमिशन नहीं मांगते उस चीज़ के लिए, मम्मी पापा को बताते ही नहीं है, चुपचाप निकल जाते हैं। तो बेसिकली फ्रीली फॉल हो गया, मतलब ही हम लोग बोलते हैं ना बिना बिना पूछे ही आप घर से निकल गए डायरेक्ट, ना मम्मी की टेंशन ना पापा की टेंशन, फ्रीली फॉल होने निकल गया भाई, फ्रीली घूमने फिरने निकल गया फ्रेंड्स के साथ। तो यही तो हुआ फ्री फॉल। तो अब फ्री फॉल का मतलब देखो क्या होता है। Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है only under the influence of force of gravity। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही अगर मूव होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। मतलब फ्रीली वो कैसे भी घूम फिर रहा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में ही मूव करता है। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में फ्री फॉल दिया जाए तो समझ जाना एक पॉइंट तो कि फ्री फॉल में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। याद रखना, जब भी हम बात करते हैं किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है
वो ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ही अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ही ऊपर की तरफ, तो ऐसे केस में आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू रहेगा, याद रखना वो नेगेटिव रहता है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो, मतलब ही अगर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे केस में आपका जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू रहता है वो पॉजिटिव रहता है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही मूव करता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और इसी के साथ साथ अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे 3 रिलेशन दिए है, v इक्वल्स टू जी टी, एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एस। अब ये रिलेशन कैसे आए ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस रिलेशन को कि बेसिकली ये जो रिलेशन है ये आए कहाँ से है। चलिए आगे देखना, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। याद रखना फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ए का वैल्यू भी 0 होता है। तो पहले आप लोग रिवाइज करते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 रहता है, सबसे पहला पॉइंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए का वैल्यू ही जी के इक्वल होता है, और अगर ऊपर जा रहा है तो जी आपका रहता है नेगेटिव, और अगर नीचे आ रहा है तो जी आपका रहता है पॉजिटिव। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पहला फॉर्मूला होता है वो आपका होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलिए समझते हैं इस पहले फॉर्मूले को, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो फ्री फॉलिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो फ्री फॉलिंग में u का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 लग दो। फ्री फॉलिंग में a का वैल्यू क्या होता है, g को, मतलब ही a के जगह पे आप g भी लिख सकते हो, t इक्वल्स टू v, मतलब ही v का वैल्यू किसके इक्वल आया, gt के। तो अभी आपको ये फर्स्ट वाला रिलेशन समझ में आया कि ये फर्स्ट वाला रिलेशन कैसे क्या आया। तो ये फर्स्ट वाले रिलेशन को मैंने इस तरीके से ऑब्टेन किया है, कुछ भी नहीं किया। फ्री फॉल के लिए u का वैल्यू 0 होता है और a के जगह पे आप g भी लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले रिलेशन को कि सेकेंड रिलेशन कहाँ से आया। तो याद रखना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्री फॉल में u का वैल्यू क्या होता है, 0, तो आपने इस u के वैल्यू को 0 रख दिया, प्लस हाफ ऑफ फ्री फॉल में a का वैल्यू क्या होता है, g के इक्वल, तो a के जगह पे g लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या आया, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो देखो बड़ा सेकेंड वाला रिलेशन भी आ गया। तो सेकेंड वाला रिलेशन ऐसे आया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड वाले रिलेशन को कि थर्ड वाला रिलेशन कहाँ पे आया। तो आप सभी को पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, ये होता है थर्ड रिलेशन। अगर मैं बात करती हूँ फ्री फॉलिंग के लिए, तो u का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ट्वाइस ऑफ फ्री फॉल में आप a का वैल्यू किसके इक्वल लेते हो, g के, तो gs। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आया 2gs, तो ये आया आपके v स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरीके से आपका थर्ड रिलेशन आया। तो अभी आपको समझ में आया कि फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन जो यहाँ पे आपको फ्री फॉलिंग के लिए दिए हैं वो कैसे क्या है। तो क्या आपको रट्टा मारने का ज़रूरत है कि ऐसा ऐसा आता है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक बढ़िया से एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, मतलब एक आयरन बॉल है और उसका मास कितना दिया है, 3 kg उसका दे रखा है, और वो हाइट पे है 125 मीटर के। मतलब एक आयरन का बॉल है जिसका मास 3 kg है और उसकी हाइट कितनी दी है, 125 मीटर, और बोल रखा है फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, फ्रीली फॉल हो रहा है। अब देखो भाई, इतना दिमाग में फिट कर रहे ना, अगर आपको बोला गया है फ्री फॉल, तो याद रखना फ्री फॉल में तो एक ही चीज़ होती है। पहली चीज़ क्या होती है कि u का वैल्यू 0 होता है और a का वैल्यू g के इक्वल होता है। ये चीज़ अब बीच मैंने बताई भाई कि फ्री फॉल में u का वैल्यू 0 होता है और a का वैल्यू g के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे g का वैल्यू भी दिया है। तो क्वेश्चन में मास दिया है, क्वेश्चन में आपको हाइट दिया है बॉल का, और क्वेश्चन में आपको g का वैल्यू दिया है।
सबसे पहले आपको पूछा गया है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगता है किसी बॉल को ग्राउंड पे आने के लिए, वो वाली चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन अपन लोग यूज़ कर रहे हैं वो है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट ये भी आपको नहीं भूलना है कि यहाँ पे आपका जो बॉल है वो फ्रीली फॉल हो रहा है, इसका मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसी के साथ साथ आप a के जगह पे किसका वैल्यू यूज़ करेंगे, g का वैल्यू। तो भले ही यहाँ पे g दे रखा है, लेकिन याद रखना कि a का मतलब ही g होता है जब हम फ्रीली फॉलिंग की बात करते हैं। इसलिए मैंने a के जगह पे g का वैल्यू 10 रखा और u का वैल्यू 0 रखा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और इससे आपका टाइम निकल करके आ जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट। अब देख रहे हैं सेकंड वाला, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब बॉल की वेलोसिटी कितनी रहेंगी जब बॉल ग्राउंड पे आएगा। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फिर जैसे कि आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे भी कंडीशन तो वही है भाई कि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, इसका मतलब u का वैल्यू क्या होगा, 0। तो देखो मैंने u का वैल्यू 0 पुटअप कर दिया और a के जगह पे हम किसका वैल्यू पुटअप करेंगे, g का वैल्यू। तो a के जगह पे मैंने g का वैल्यू यूज़ किया और जो टाइम है, जो भी टाइम यहाँ पे निकला था ना, यहाँ पे 5 सेकेंड, उसी टाइम को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो उससे आपको क्या मिल गया, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, इस तरीके से आपने निकाला फाइनल वेलोसिटी को। तो पहले हम लोगों ने निकाला टाइम को और फिर हम लोगों ने क्या निकाला, फिर हम लोगों ने निकाला फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग तीसरी चीज़ निकाल रहे हैं जो कि है, जिसका नाम है हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू द ग्राउंड। मतलब बेसिकली वो आपको पूछ रहा है बॉल की हाइट कितनी रहेंगी एट हाफ टाइम इट रीचेस टू द ग्राउंड। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, यहाँ पे आपको हाइट पूछ रखा है, लेकिन याद रखना कि जो भी हाइट आपको पूछी ना वो हाफ टाइम पे पूछी गई है। अब ज़रा ध्यान से देखो, टाइम का वैल्यू तो था भाई 5 सेकेंड, लेकिन आपको हाफ टाइम बोला है, मतलब ही टाइम का आधा, मतलब ही 5 का आधा, मतलब ही 2.5। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो आप टाइम कंसिडर करेंगे वो 2.5 रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि आपको हाफ टाइम पे इसका वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, तो अब इक्वेशन यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि अभी भी कंडीशन तो भाई वही है, फ्री फॉलिंग की कंडीशन है। इसका मतलब आप u का वैल्यू 0 लेंगे और a का वैल्यू g के इक्वल लेंगे। टाइम 2.5 लेंगे क्योंकि अब आपको हाफ टाइम पे हाइट पूछ रखी है। ठीक है, तो आपको मिल गया s का वैल्यू। तो याद रखना ये जो s होता है इसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो और इसी को आप हाइट भी बोलते हो। और हाइट ऑफ बॉल आपको एट निकालना है हाफ टाइम। तो जितनी भी हाइट यहाँ पे आई है इसमें से आप ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे, तो उससे आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ बॉल एट हाफ टाइम। क्या क्या पॉइंट यहाँ पे याद रखना है वो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको कहीं पे भी फ्री फॉल दिख जाए ना, फ्री फॉल, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि u इक्वल्स टू 0 होता है, a का वैल्यू g के इक्वल होता है और s का मतलब ही हाइट भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भाई, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस ए हाइट ऑफ 4.05 मीटर। मतलब एक टेनिस का बॉल है, जब आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसका हाइट कितना होता है, 4.05 मीटर उसकी हाइट है। किसी टेनिस की बॉल की हाइट है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। यहाँ पे आपको ये भी नहीं भूलना है कि आप उस टेनिस के बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इसका मतलब आप जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। याद रखना, आपने उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका इसलिए आपने जी का वैल्यू क्या लिया, नेगेटिव। तो अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछ रखी, इसका मतलब ही आपको उसने u का वैल्यू पूछा है। इफ हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब वो आपको इसी के साथ साथ टाइम भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में उसने आपको हाइट दिया है, उसने आपको ये बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, और वो आपको पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इसी के साथ साथ वो आपको पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग ये वाले इक्वेशन को यूज़ करने वाले हो।
तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप किसी टेनिस के बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या है, 0 है। याद रखना, हम टेनिस के बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो नो डाउट जी का वैल्यू तो नेगेटिव है। इसी के साथ साथ आपको हाइट का भी वैल्यू दिया है, बट याद रखना ऐसे केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो आप लोगों ने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस वाला फॉर्मूला यूज़ किया सबसे पहले। तो अब v का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन 0 दिया है, तो आपने फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मतलब ही v का वैल्यू 0 लिया। u का वैल्यू एज इट इज़ रखा क्योंकि वो आपको कैलकुलेट करना है। a के जगह पे आपने -g लिया क्योंकि आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और आपको हाइट मतलब ही s का वैल्यू भी दिया है। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे याद रखने के हैं वो ये है कि आप जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो g का वैल्यू नेगेटिव है, और s जो होता है उसी को आप हाइट भी बोलते हो, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे आपको यहाँ पे u का वैल्यू मिल गया। फिर अब आपको u का वैल्यू तो मिल गया, मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया। अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो कि है आपको निकालने का है टोटल टाइम। तो फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि u का वैल्यू आपको पता चल गया, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे u का वैल्यू निकाला, तो u का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, टाइम उसने क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक सेकेंड, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। इसी के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी आपको पता है, ये भी टाइम आपको कैलकुलेट करना है, और हाइट का भी वैल्यू उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है। मतलब आपको हाइट का वैल्यू पता है, u का वैल्यू आपने निकाल लिया है, a का वैल्यू भी आपको पता है, अब बस आपको टाइम निकालना है। तो आप बढ़िया तरीके से टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, कि बेसिकली ये आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारे पॉइंट्स कवर करवाने वाली हूँ, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। पूरा वन शॉट वीडियो में एकदम बढ़िया तरीके से बनाऊंगी ना कि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग आधे घंटे में पूरा वन शॉट बना के आपको दे देंगे और एकदम खराब पढ़ाएंगे। खराब पढ़ाना तो भाई हमारे रग में ही है, पढ़ाएंगे तो एकदम बढ़िया ही पढ़ाएंगे, भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन एकदम बढ़िया ही पढ़ाएंगे। खराब पढ़ाना तो किसी को पसंद ही नहीं है। तो कहना मुझे यह है, ऐसा नहीं कि वन शॉट वीडियो को मैं आधे घंटे में आपको कैसे भी खराब तरीके से पढ़ा के दे दूंगी, कुछ भी नहीं समझेगा तो क्या मतलब। उससे बेटर है ना कि हम हमारा 1 घंटा टाइम व्हाट्सएप पे कम दे और 1 घंटा टाइम वीडियो को ज़्यादा दे, तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा और पेपर में भी मार्क्स आएंगे भाई बढ़िया तरीके से। पापा बोलेंगे वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता क्या है। जो भी एनर्जी स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहता है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर हो जाती है। और जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर होती है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करता है, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे ही रहता है, तो जो भी एनर्जी उसके अंदर में स्टोर हो जाती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आगे का पार्ट, जो कि है आपका एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये कहता क्या है। We have seen that when a ball is thrown upward, its velocity decreases because of gravitation of earth. आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाते जाता है वैसे वैसे बॉल की जो भी वेलोसिटी है वो कम कम होते जाती है। मतलब जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो ना, तो बॉल की वेलोसिटी जो है वो ऊपर जाने पर कम कम होते जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि वी हैव वन एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, ये वाला एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाता है, तो बॉल ऊपर की तरफ तो जा रहा है भाई, तो उसकी वेलोसिटी तो कम कम होते जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, और जब बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी तो बॉल नीचे आके धड़ाम से गिर जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि जब आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है ऊपर जाने पर। एक समय ऐसा आता है कि उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर वो बॉल नीचे आके गिरने लगता है, राइट।
तो एस्केप वेलोसिटी में आपका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, याद रखना। हम फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसिडर करते हैं, तभी जाके तो वो बॉल नीचे आके गिरता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज और ए के जगह पे देखना, याद रखना जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो मतलब ही जी इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ ए, या तो आप ए के जगह पे माइनस जी भी लिख सकते हो। याद रखना मैंने यहाँ पे जी का वैल्यू नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, इसलिए जी का वैल्यू नेगेटिव लिया है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहती है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस होता है। जब मैं बात कर रही हूँ बॉल, व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये वैल्यू तो 0 है। यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस जी, क्योंकि आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, इसको सॉल्व करने पर आपने यहाँ पे ये देखा माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ जी एस। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। और फिर आप इसको करते हो सॉल्व और यहाँ पे आपको मिलता है एस का वैल्यू। और इधर आप एस का वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा करती है वैसे आप एस का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एस, मतलब ये अगर एस का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जी। तो इस तरीके से आता है आपके हाइट ऑफ बॉल। समझ में आ गया, मतलब हम निकाल सकते हैं वो हाइट जहाँ तक बॉल जाएगा। मतलब जब आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती भाई कि ये बॉल इसी हाइट तक जाएगा क्योंकि मैंने बोला है मैं राजा हूँ, ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते, है ना। तो बेसिकली अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो कितने हाइट तक बॉल ऊपर में जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला है ये वाला। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यूज में कुछ भी नहीं है, ये वैल्यूज एज इट इज आपको रखने का है। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है। हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको बोल रखा है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी निकालना है, मतलब ही वी एस्केप निकालना है ऑन दी सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे निकालना है। गिवन दैट दी मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपको मास ऑफ मून भी दे रखा है क्वेश्चन में, और इसी के साथ साथ आपको रेडियस ऑफ मून भी क्वेश्चन में दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको वो एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। एस्केप वेलोसिटी जो है वो आपको पूछ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की मून पर। उसने आपको मून का मास भी दिया है, उसने आपको रेडियस का मास भी दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एम अपॉन आर। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अब जी का वैल्यू मतलब कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब मास ऑफ अर्थ भी भाई, मास ऑफ मून भी फिक्स है। मैंने यहाँ पे मास ऑफ मून क्यों लिया, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो मून की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने मास भी मून का लिया। इसी के साथ साथ जो रेडियस आपको दिया है वो भी मून का ही है। तो रेडियस ऑफ मून दिया है, मास ऑफ मून दिया है, जी का वैल्यू आपको पता है, आप एस्केप वेलोसिटी को निकाल सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। रीज़न ये है भाई कि इतना हार्ड चैप्टर जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता था वो मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपके लिए कंप्लीट करवाया, राइट। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी चैप्टर्स भी हम आपके लिए लेके आए। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए ताकि चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो सके, राइट। थैंक यू वेरी मच।